जरा संज्ञान में लेकर के बुलडोजर चलवाइए ना, ये देश को तोड़ने की बात करता है। अब आपको मौलाना तौकीर रजा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध करते हुए विवादित बयान दिए। तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे उछालकर सियासी नफे नुकसान में लगी हैं। बीजेपी और उसके समर्थक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उछालकर हिंदू वोटों पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दल हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मुस्लिम नेता हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी हमलावर है और ये कहती है वो लोग हैं जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गुरजन अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास और बड़ा पैनल जुड़ रहा है। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, विवेक पांडे जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, सब चर्चा की शुरुआत आपसे। जो यहाँ पर तौकीर रजा साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उन बातों से? ऐसा है कि इलेक्शन चूंकि करीब है, हर आदमी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है और इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक तौकीर रजा साहब हो या किसी पार्टी के लोग हों, मुल्क बांटने की बात करेंगे या संविधान को बांटने की बात करेंगे तो इस मुल्क में उनके लिए जगह नहीं है। और जहां तक 2-4 सांसदों ने उनके समर्थन वाली बात करी है, तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस तरह बात करके आप किसी चीज को बढ़ावा ना दें। आप देखिए मुल्क जिस दौर पे जा रहा है, तरक्की की बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा ने जो बात करी उस पर बर साहब ने सपोर्ट कर दिया। इसमें आप देखिए इन लोगों के बयानात ऐसे आते हैं जिसमें छोटे समुदाय, मुसलमान समुदाय के आम मुसलमान परेशान होता है। आप बयान दे के अलग हट जाते हैं और आम आदमी परेशान होता है। तो इस तरह के बयानात से बचें और जो मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब उसको चलने दें। आपको जो दिक्कत लगती संविधान पे, आपको क्यों नहीं भरोसा है भाई? हाँ। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर पूरी दुनिया मुसलमान सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। हाँ। लेकिन आप इस तरह के बयानबाजी दे देते हैं, उसके बाद आम मुसलमान परेशान। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं शोएब सिद्दीकी कि यहाँ पर जो भारत में मुसलमान जो है, एक तबका जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ये भी बातें निकलकर सामने आती रही है, लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं। रहिए आप हमारे साथ। विवेक पांडे जी, तौकीर रजा के बयान का यहां पर बर्क साहब ने समर्थन कर दिया है, आप भी करते हैं क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा जी। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि देखिए, बयान देना और राजनीतिक गलियारों में बयानों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे ये बताया जाए कि हमको आरोपित करने वाले, MY फैक्टर से नवाजने वाले इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी में लाया गया है, मैं तो ये जानना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक बहिष्कार करने जैसे भाषण, बिल्कुल मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक की बातों से सहमत हूं। बयान देकर के लोग निकल जाते हैं और जनभावना उग्रित हो जाती है। तो आर्थिक बहिष्कार, जो वर्मा जी सांसद हैं भाजपा के, फिर उसके बाद पाकिस्तान भेजना, जालीदार टोपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, चाकू की धार तेज करना। भाई, मोदी जी को कहना पड़ गया अपने भाजपा के नेताओं से कि मुस्लिम समुदाय के विरोध में बयानबाजी ना करें भाजपा के नेता। हाँ। आप सोचिए मोदी जी को कितना दुख हुआ होगा उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये स्थिति देखी होगी भाजपा की। तो मैं तो कह रहा हूं, बयानों से अच्छा है कि हम स्थिति की बात करें। सबसे बड़ी बात समझिएगा, 250 करोड़ बूचड़ खानों से चंदे लिए थे इन्होंने 13-14 में, और सड़कों पर लिंचिंग करवाते हैं, सड़कों पे गाय को माता बताते हैं, सड़कों पे दुधारू पशुओं की पूजा करवाते हैं और उनसे चंदे वसूलते हैं। तो भाई, दोहरा चरित्र किसका है? मैं तो ये कहूंगा, UPSI की भर्ती में कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चों को SI बना रही है भाजपा सरकार, ये बता दे।
भाई जो 2021 की भर्तियों को लेकर के आरोप लग रहे हैं, विवेक पांडे जी, ये तर्क थोड़ा समझ में नहीं आता है। 60 से अधिक FIR में 150 से लोग ज्यादा नामजद। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता विवेक पांडे जी। ठीक है, आप तर्कों के बाद आप उदाहरण के साथ अपनी बात रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या पकड़ पकड़ के मुस्लिम समुदाय को लोग उनको नौकरी दे दें? जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी यहां पर उनकी काबिलियत होगी, उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। चलिए मैं काबिलियत की बात आपकी साबित कर देता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें किसका हक मारा गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने तो साफ कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को भर्तियों में, उनके भर्तियों को दूसरे जातियों के लोगों को दे दी गई, उनकी भर्तियां उठा के 6,000 के आसपास की भर्तियां भ्रष्टाचार के दायरे में थी। क्या सरकार ने उस पर कोई जांच की? क्या ओबीसी समुदाय या पिछड़े वर्ग या ऐसे अल्प समुदाय से आने वाले लोगों के साथ न्याय हुआ? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। संजय चौधरी जी सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर विवेक पांडे जी रिपोर्ट को लेकर के बात कर रहा हूं। उस आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं करा गया? ठीक है संजय चौधरी जी, आ रहा हूं। महंत राजू दास जी हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इलियास साहब भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रहिए हमारे साथ। संजय चौधरी जी का पहले वर्जन जान लेते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता विवेक पांडे ने कई आरोप लगाए हैं, कई बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। एक तो विवेक पांडे जी की बातों का जवाब दीजिए संजय जी। दूसरा, यहां पर तौकीर रजा जो बातें कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तौकीर रजा साहब और समाजवादी पार्टी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दो मौसेरे भाई होते हैं। समाजवादी पार्टी के समय में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने तौकीर रजा साहब को मंत्री के पद का दर्जा दिया था। इसलिए आप तौकीर रजा साहब को और समाजवादी पार्टी को अलग अलग मत देखिए। बात नंबर 1 जी। बात नंबर 2, जो तौकीर रजा कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब उसके समर्थन में खड़े हैं, और कुछ ऐसा ही मनोभाव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हुआ कि ये पूरा का पूरा गोल एक ही है, जो देश में वैमनस्यता फैलाने की बात कर रहा है। तौकीर रजा साहब तो दगे हुए कारतूस है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल बनाया था, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया था, और इतना अस्वीकार किया कि तौकीर रजा साहब की बहू ही तौकीर रजा साहब की हुकूमत को नहीं मानती, उनकी बातों को नहीं मानती। तो वो अपने परिवार में भी अस्वीकार हैं, अपने क्षेत्र में भी अस्वीकार हैं, और जिस मुस्लिम राजनीति की बात करते हैं, उस मुस्लिम राजनीति में देवबंद जाने के बाद मुस्लिम उलेमाओं ने इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, और उन्होंने माफी मांगी थी। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, जिसे अब लग रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे क्षेत्र में मुसलमानों के बीच में जिसने अपना नेतृत्व खो दिया है, इसीलिए वो तौकीर रजा साहब जैसे दगे हुए कारतूस को आगे करते हैं, और बर्क साहब जैसे लोगों को उनके समर्थन में बयान दिलाते हैं। और अभी भी सारे के सारे समाजवादी पार्टी के जो तर्क हैं वो इन्हीं के पक्ष में होंगे। लेकिन ये वही तौकीर रजा साहब हैं जो कहते हैं कि हम मोदी को नहीं मानते, हम सरकार को नहीं मानते, और 2 साल पहले इन्होंने कहा कि हम अपने ज्ञापन को लेकर यूएनओ जाएंगे। ठीक है। तो जो इस प्रकार से देश के विरोध की बात करता हो, ठीक है। रहिए संजय जी, रहिए। इलियास जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और महंत राजू दास जी हैं। आप दोनों के पास आते हैं। सबसे पहले इलियास साहब, आपकी राय जान लेते हैं। तौकीर रजा साहब ने जो बातें कही हैं उससे आप सहमत हैं? और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, क्या वो ठीक है देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें कहना? सबसे पहले भारत की अखंडता के ऊपर, भारत की शांति और सलामती के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर जो भी नजर डालेगा, हम इंडियन आर्मी नायक के बेटे होने के नाते, जिसके बाप ने 71 की जंग में खून पसीना लगाया, हम उससे भिड़ जाएंगे और भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को मार के भगाए, बाकी के लोगों से भी हम निपट लेंगे। दूसरा, भारत को तोड़ने के ताल्लुक से तमिल एलम की बात हो, या बंगाली लोगों को बुरा भला बोलकर उनको दूर करना हो, या पंजाबियों को बुरा भला बोलकर उनको खालिस्तानी का टाइटल दे देना हो, या मुसलमानों क्रिश्चियनों पर लिंचिंग करना हो, या मूल निवासियों आदिवासियों पर हमले करके उनकी जान और माल, इज्जत और आबरू छीन लेना हो, ये तमाम चीजें भारत में जो चल पड़ी है ये रुकना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी भारत के किसी भी शहरी पर जान माल, इज्जत और आबरू या उसकी आइडेंटिटी या लैंग्वेज, जुबान पर हमला करता है तो भारत पर हमला करने का नेशनल सिक्योरिटी का एक्ट लगाकर उसको अंदर करना चाहिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री के ताल्लुक से हो या विपक्ष के लीडर्स के ताल्लुक से हो या प्रेसिडेंट के ताल्लुक से हो, जुबान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा और भारतवासियों के गले काटो, मारो, हम इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, कपड़ों से पहचान लो,
आग लगा दो, खबरस्तान शमशान भिजा दो, ये तमाम किस्म के लुच्चे बातें बंद होनी चाहिए। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, सुरक्षा में चाइना अंदर घुस रहा है, इसको निपटने के लिए एकता अखंडता की जरूरत है। और उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि अफगानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात खरीब हो रहे हैं उनको खरीब करके महंत राजू दास जी, तौकीर रजा ने जो बयान दिया है उस पर आपकी राय क्या है? हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग करते हैं उसको वो नकार रहे हैं, और खैर ठीक बात है, सरकार के कई लोगों ने, इवन यहाँ पर गृह मंत्री ने भी कई बार बोला है कि देश संविधान से चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सब बातें करने की जरूरत कहां आ रही है? निवेदन का सुना है, हमारी भी बात हर व्यक्ति सुनेंगे जी, और हमको बहुत देर बाद आपने मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ। देखिए, मैं निवेदन के साथ बोलना चाहूंगा। हाँ। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, मेरी तत्व को पहले आप समझिए। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना किसने कराया? हमने तो कराया नहीं। अभी महोदय मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे, इन्हीं के पूर्वजों ने ही कराया। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, ये लोग हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, उस दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थे, पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी जी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या क्या है? 0 बराबर है। न कोई सांसद है, न कोई मंत्री है। रोज आए दिन इस के तहत 15 दिन पहले जेल में ही के मार दिया गया। में जनरल से लेकर कर्नल तक, प्रधान से लेकर उपराष्ट्रपति तक आज जिस प्रकार से तौकीर रजा बोल पा रहे हैं, क्या राजू दास अफगानिस्तान में होते, पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो क्या ऐसा भाषा बोल पाते? क्या अभी तक राजू दास के 56 टुकड़े हो गए होते जी? और रही बात यहाँ पर मुसलमानों का सम्मान नहीं है, हिंदू और मुसलमान ने एक बोलने का मौका प्लीज। हाँ। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान कौन कर रहा है? हाँ। आप भाजपा का नाम ले लेते हो, आरएसएस का नाम ले लेते हो, मोदी का नाम ले लेते हो, योगी का नाम ले लेते हो। पूछना चाहता हूं, 70 साल तक तो योगी जी नहीं थे, 70 साल तक मोदी जी तो नहीं थे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम पर कौन कार्य कर रहा था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे हुए इस सरकार के पहले। वो दंगे में हिंदू भी मारे जाते थे, मुसलमान भी मारे जाते थे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? देखिए, यही तो तौकीर रजा यही कह रहे हैं और आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। अब ये इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा ना। सरकार कोई ऐसा ऐलान तो नहीं कर रही है, तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इसीलिए नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक विषय, चर्चा का विषय ये है, अफगानिस्तान में ना तो कोई राजू दास है, ना मोदी जी, ना योगी जी हैं। आए दिन दंगा, फसाद, मारपीट, ठीक है, कौन कर रहा है? ठीक है। विवेक पांडे जी, और 1 मिनट समय लोगे, 1 मिनट आता हूँ राजू दास जी। बहुत लोग हैं, 4 लोग और है ना, अब बाकी दोबारा आ जाऊंगा तो दोबारा बोल लीजिएगा। अभी 1 घंटे की डिबेट है। विवेक पांडे जी, भाई बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी संजय चौधरी जी ने बोला ना कि बर्क साहब ने उनका समर्थन कर दिया, आप ही के सांसद है ना। इन सब बातों का क्या मतलब है जी? देखिए, मतलब ये है कि आज जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में एक समुदाय को लगातार टारगेट करने की बात हो रही है, क्यों हो रही है? मैंने तो एक सवाल बड़े शिष्टाचार के साथ आपके चैनल पे उठा रहा हूं। इस सवाल का जवाब मिले मुझे भी बता दीजिएगा। आज इतनी प्रबल इच्छा शक्ति, जीरो टॉलरेंस की सरकार, उत्तर प्रदेश में जीरो दिख रहा है, टॉलरेंस गायब है। क्यों? अतीक अहमद के 5 करोड़ वाले आरोप में नंदी जी का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, ना कोई जांच करवा पा रहे हैं और ना उस पर कोई बात कह रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अतीक अहमद गुजरात की जिस जेल में है, वो वहां सरकार किसकी है? वहां से जो दृश्य आते हैं, जो सुविधाएं मिल रही थी, ये 5 करोड़ सुविधा शुल्क है या हिस्सेदारी की बात है इसमें? ये आप जांच क्यों नहीं करवाते इसकी? नंदी जी का इस्तीफा लेने से योगी जी को कौन रोक रहा है? योगी जी ना भाजपा के, मुझे जहां तक ज्ञान है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुविधा दी जा रही है अतीक अहमद को।
भाई मैं तो आपसे ये सवाल पूछूंगा कि बुलडोजर अगर आप चला रहे हैं, कल योगी जी एक कार्यक्रम में मिर्जापुर में जिस तरह शिरकत करते हुए एक माफिया के साथ दिखे, मैं तो ये पूछूंगा क्या वो माफिया की श्रेणी में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको अपराधी नहीं मानती? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको योगी जी की वजह ठीक है, संजय चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी से। मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल है। संजय जी जवाब दीजिए। एक विशेष समुदाय पर कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है भारत में, और यहाँ पर शोएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान है। संजय चौधरी जी बोलिए जल्दी से। आ रहा हूं, राजू दास जी आ रहा हूं, इलियास साहब आ रहा हूं, शोएब जी आ रहा हूं, बोलिए। पांडे जी मैं आपको याद दिलाना चाहूं, राजू दास जी जहां बैठे हैं उसी के पास में एक समाजवादी पार्टी के नेता है, लोग उन्हें माफिया कहते हैं। उन माफिया पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन पर कार्रवाई हो रही है क्या? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि वो जो माफिया हैं वो कानून के जद में है और अपराध नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मैं तो ये पूछ रहा हूं, आज आपके मुंह से इस प्रश्न पे सवाल पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे। नंदी का इस्तीफा कब होगा? नंदी का इस्तीफा कब होगा? भाई आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थी, कुंडा का सारे सवालों का मैं जवाब देता हूं, आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी के राजू दास जी के बगल के विधानसभा में ही एक माफिया है ना, उन पर कार्रवाई हो रही है क्या? अगर आप कहें कि सारे के सारे माफियाओं पर अगर व्यवस्था के लिए वो प्रश्न चिन्ह नहीं बना है तो क्या हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हाँ, जो हत्या करेगा, जो अपराध करेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे माफिया हो, चाहे अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दुबे जी हो। विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, केवल एक समुदाय को यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बात से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इलियास साहब, राजू दास जी और शोएब सिद्दीकी जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, तुरंत लौट आए। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी जी, सब चर्चा की शुरुआत आपसे। जो यहां पर तौकीर रजा साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उन बातों से? ऐसा है कि इलेक्शन चूंकि करीब है, हर आदमी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है, और इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक तौकीर रजा साहब हो या किसी पार्टी के लोग हो, मुल्क बांटने की बात करेंगे या संविधान को बांटने की बात करेंगे तो इस मुल्क में उनके लिए जगह नहीं है। और जहां तक 2-4 सांसदों ने उनके समर्थन वाली बात करी है, तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इस तरह बात करके आप किसी चीज को बढ़ावा ना दें। आप देखिए मुल्क जिस दौर पे जा रहा है, तरक्की की बात हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा ने जो बात करी उस पर बर साहब ने सपोर्ट कर दिया। इसमें आप देखिए इन लोगों के बयानात ऐसे आते हैं जिसमें छोटे समुदाय, मुसलमान समुदाय के आम मुसलमान परेशान होता है, आप बयान दे के अलग हट जाते हैं और आम आदमी परेशान होता है।
तो इस तरह के बयानात से बचें और जो मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब है उसको चलने दें। आपको जो दिक्कत लगती है संविधान पे, आपको क्यों नहीं भरोसा है भाई? इस वक्त पूरी दुनिया में अगर मुसलमान, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर पूरी दुनिया मुसलमान सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। लेकिन आप इस तरह के बयानबाजी बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुसलमान परेशान, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं शोएब सिद्दीकी कि यहाँ पर जो भारत में मुसलमान जो हैं, एक तबका जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये भी बातें निकलकर सामने आती रही हैं। लेकिन आप बड़ी बात कह रहे हैं, रहिए आप हमारे साथ। विवेक पांडे जी, तौकीर रजा के बयान का यहाँ पर बर्फ से आपने समर्थन कर दिया है, आप भी करते हैं क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखूंगा जी। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि देखिए, बयान देना और राजनीतिक गलियारों में बयानों का इतिहास बहुत पुराना है। मुझे ये बताया जाए कि हमको आरोपित करने वाले, MY फैक्टर से नवाजने वाले इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, मुस्लिम समुदाय के कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी में लाया गया है, मैं तो ये जानना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक बहिष्कार करने जैसे भाषण, बिल्कुल मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक की बातों से सहमत हूं। बयान देकर के लोग निकल जाते हैं और जनभावना उग्रित हो जाती है। तो आर्थिक बहिष्कार, जो वर्मा जी सांसद हैं भाजपा के, फिर उसके बाद पाकिस्तान भेजना, जालीदार टोपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, चाकू की धार तेज करना। भाई, मोदी जी को कहना पड़ गया अपने भाजपा के नेताओं से कि मुस्लिम समुदाय के विरोध में बयानबाजी ना करें भाजपा के नेता। आप सोचिए मोदी जी को कितना दुख हुआ होगा उस दिन, जिस दिन उन्होंने ये स्थिति देखी होगी भाजपा की। तो मैं तो कह रहा हूं, बयानों से अच्छा है कि हम स्थिति की बात करें। सबसे बड़ी बात समझिएगा, 250 करोड़ बूचड़ खानों से चंदे लिए थे इन्होंने 13-14 में, और सड़कों पे लिंचिंग करवाते हैं, सड़कों पे गाय को माता बताते हैं, सड़कों पे दुधारू पशुओं की पूजा करवाते हैं और उनसे चंदे वसूलते हैं। तो भाई, दोहरा चरित्र किसका है? मैं तो ये कहूंगा, UPSI की भर्ती में कितने प्रतिशत मुस्लिम बच्चों को SI बना रही है भाजपा सरकार, ये बता दे भाई। जो 2021 की भर्तियों को ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। तौकीर रजा, जिन्होंने तमाम बातें कही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बात कही है, इसके साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र की मांग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने अपने बयान दिए हैं, और उसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा यहां पर आ गई थी कि एक तबका जो है उसको सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। शोएब सिद्दीकी साहब, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम सेफ है, यहां तो विवेक पांडे जी कुछ और कह रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। हर आदमी का अपना दरिया, अपनी बात करने का है, और ये हकीकत भी है जैसा कि एक समुदाय को लग रहा है। देखिए, सच्ची बात भी यही है कि एक समुदाय को ऐसा लगता है कि जब सरकार आती है तो हमें टारगेट पे किया जाता है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ही फॉलो करता हूं कि उन्होंने मंदिर आम पे आगे कभी ऐसी बात नहीं कही। और हर पार्टी में, हर समुदाय में कुछ ऐसे लोग नहीं, शोएब सिद्दीकी भी महसूस कर रहे हैं क्या, और उसकी रोटियां दूसरे लोग से परेशान किया जा रहा है, या फिर शोएब सिद्दीकी को जितनी परेशानी है बता दीजिए यहां पर। सर देखिए, परेशानी की बात जहां तक है, वही मैं बात कहना चाह रहा हूं आपको। जैसे इस वक्त मामले चल रहे, मंत्रियाम पर आ रहे हैं, तो उस पर दूसरी पार्टियां उसको हवा दे रही हैं कि इस समुदाय को घेरा जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो मंत्रियाम पर आके उस समुदाय का हाथ क्यों नहीं थाम रहे हैं। आज मुसलमान चौराहे पे खड़ा हुआ है। 1857 में जब मुल्क आजाद हुआ था तो मुसलमानों का भी खून बहा था। आज तक सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा गया, मंदिर-आम पे आके मुसलमान का हाथ नहीं पकड़ा गया। तो आखिर मुसलमान चौराहे पे खड़ा कहां जाए बताइए आप। और मैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद मंदिर-आम पे आगे बात कही थी, अपनी पार्टी के लोगों से कही थी कि आप इस तरह के बयानात ना दें जिससे मुल्क बटे। तो हमें उस बात को नजर रखना है। ठीक है, इलियास साहब की राय भी जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हो, बात नहीं करनी होगी सर। एक सेकंड, इलियास साहब। हाँ सर, जान लिए कोई बात नहीं, लेकिन सर मूल बांटने वाली बात नहीं कही जाए। इलियास साहब, देखिए, कहने और करने में फर्क क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। जिनमें बलात्कारी आजाद है, आसाराम बलात्कारी हत्यारा बार बार, गुरमीत राम बार बार उसको पेरोल मिल जाता है। वैसे ही राजा भैया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बीजेपी के चल रहे हैं।
माफिया के नाम पर अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट बना रहे, तो माफिया को टारगेट बनाइए, लेकिन अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि कई हत्यारे बलात्कारी हमारी गोद में भी तो नहीं बैठे हुए, उन पर भी एक्शन लीजिए। दूसरा, जहरीली जुबान यतिन नरसिंहन इस्तेमाल करता है या कोई दूसरा, तो उस पर भी इक्वली एक्शन लीजिए, तब जाके भारत की सुरक्षा और सलामती इंटरनल। इलियास साहब, आपको भी ये लग रहा है क्या कि किसी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मेरे को लग नहीं रहा है, बिल्कुल पूरा यकीन है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, लोकल स्टेट पुलिस के तहत सिर्फ अपोजिशन को लेफ्ट राइट सेंटर बैटिंग बैशिंग हो रही है। अपने लीडर्स को सुरक्षा देकर पूरे माफिया को अंदर लेकर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि ये अब वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं। अब इन पर कोई मसला नहीं है करप्शन का, हत्या का, बलात्कार का। अब ये बिल्कुल क्लीन हुए वॉशिंग मशीन से। ठीक है, महंत राजू दास जी अपनी राय रखिए। इलियास साहब को पूरा यकीन है? देखिए पुनः मैं यही कहूंगा कि आप देखिए, कलावा पहन लेना, तिलक लगा लेना, हिंदू बन जाना, भोली भाली बहनों को फुसला लेना, बाद में 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 32 टुकड़े कर देना, ये भी होता है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। आप देखिए झारखंड की स्थिति क्या है। यह देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। कब तक? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक। जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, यह देश संविधान से नहीं चलेगा। जो भी भाई ज्ञान दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इस पर कभी कोई बहस हुई क्या? थोड़ा कनेक्शन जा रहा है महंत राजू दास जी का। ठीक है, आते हैं आपके पास विवेक पांडे जी। भाई देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बने और ये हम नहीं मानते हैं, और देश संविधान से चलता आया है, चलता रहेगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो इस पर बिना बात की बहस क्यों करना? तौकीर रजा आते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, गलत मैसेज जाता है समाज में। उन्होंने कहा कि युवा जो है मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगेंगे फिर। अगर ये देश, हाँ अनुज मेरी बात आने दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी बोलिए। अगर ये देश संविधान से चलेगा तो कुछ दिन पहले एक शो के एक कार्यक्रम में एक बहुत बड़े न्यूज एंकर को किसी ने घर वापसी की सलाह दी। घर वापसी क्या होता है? धर्म परिवर्तन पे कानून बनता है कि अगर कोई हिंदू से मुस्लिम बने, लेकिन अगर कोई मुस्लिम अगर मुस्लिम को हिंदू बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? मुझे इस पे जरा स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, एक वीडियो वायरल हुआ है, सुशासन की बहुत बड़ी कहानी चल रही है सोशल मीडिया पे। मेरठ के आईपीएस हैं जिनका अनिरुद्ध सिंह का 20 लाख की घूस मांगते हुए वीडियो वायरल है। बुलडोजर चला, कहीं बुलडोजर दिखाई दिया आपको दूर दूर तक, कहीं उनके सस्पेंशन की बात सुनी आपने? लेकिन इरफान सोलंकी, साजिल इस्लाम, आजम खान, जब इस तरह के नाम सामने होते हैं तो योगी जी बड़े सक्रिय हो जाते हैं। मैं तो सवाल उठाऊंगा, मैं सवाल तथ्यों पे उठाऊंगा, कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा मैं। अनिरुद्ध सिंह का 20 लाख मांगते वीडियो वायरल है, घूस पे, वीडियो कॉल पे किसी से घूस मांग रहे हैं। अभी तक क्या कार्रवाई की, आप ही स्पष्ट कर दीजिए। संजय चौधरी जी जवाब दीजिए। परोस रही है, बुराई कर रही है, आलोचना कर रही है, क्या हुआ? जवाब ले लेते हैं। योगी जी मिर्जापुर में जिस माफिया के साथ बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। संजय जी, इलियास साहब जो बात कह रहे हैं और विवेक पांडे जो बात कह रहे हैं, उस बातों का जवाब दीजिए। इलियास साहब की बात का भी जवाब दूंगा और पांडे जी का भी बात का जवाब दूंगा और तथ्यों के साथ में जवाब दूंगा, और चाहूंगा कि तथ्यों के आधार पर ही मेरा उत्तर आए जी। क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर 1977 में ही मुसलमानों के रोजगार के लिए सऊदी अरब से दरवाजे खुलते हैं, जब इस देश का फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। उसके पहले इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के रोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके नौकरी देने के लिए किसी को दिमाग में कोई बात नहीं आती। उनको लगता है मुसलमान बेरोजगार बना रहे। मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी एजुकेशन को बेहतर बनाने की बात तब होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, मुरली मनोहर जोशी उनके मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। अगर ये मुसलमानों के मुद्दे हैं तो उसके पहले क्यों नहीं बात होती है? मुसलमानों की सामाजिक समस्या, तीन तलाक की समस्या का समाधान करने के लिए तब तक इंतजार क्यों होता है जब 2014 के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं? दंगे सबसे बड़ी समस्या है मुसलमानों के लिए। यही कहते हैं दंगे होते हैं तो मुसलमान मारे जाते हैं। आखिर दंगों की राजनीति का अंत तभी होता है जब योगी आदित्यनाथ
इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। दंगों की राजनीति। लेकिन संजय जी, आपकी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाया जाता है ना, इस डिबेट से भी निकल कर आया। देखिए समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये कहा जाता है ना कि आप तो दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, एक समुदाय को देख रहे हैं। नहीं, आप बताइए। और मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, इस साल उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम बच्चों को प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जो ट्रेनिंग देती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सीट को जस्ट डबल किया है। तो ये परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज आजमगढ़ और रामपुर में इनके नेतृत्व को अस्वीकार कर ये संदेश देता है कि ये चाहे कि जितना भी नैरेटिव बनाए, मुस्लिम जागरण है, बस। इलियास साहब, आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है, संजय चौधरी जी इतनी बातें गिना रहे हैं कि इतना काम किया गया है मुस्लिम समाज के लिए। मैं तथ्य के साथ जवाब दे दूं, 1965 से मेरे खानदान के लोग सऊदी अरब में जाके काम कर रहे हैं, 4 जनरेशन के। तेल आने के बाद वहां की इकोनॉमी डेवलप हुई और मुसलमानों के लिए दरवाजे सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई के खुल गए। हिंदू भाइयों बहनों के लिए भी खुल गए। करोड़ों हिंदू आराम से सेफ, भारत से ज्यादा सिक्योर और सुरक्षा के साथ सऊदी अरब में, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई में है। यहाँ की तरह रेप्स और रेप्स का शिकार नहीं है हिंदू बेटियां, यहां की तरह लिंचिंग का शिकार नहीं है। नासिर और जुनैद को जैसा लिंच किया गया, अब्दुल खदीर को हैदराबाद में टॉर्चर से मार दिया गया, ऐसे कई केसेस में गिना सकता हूं जहां पर समर्थन में मारने वालों के बड़ी बड़ी महासभाएं हुई, हिंदू महासभाएं हुई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आपको, 65 हो 77 हो, कांग्रेस की हुकूमत थी, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। और अहम और आखिरी बात, आप अगर वाकई चाहते हैं सुरक्षा सब लोगों की, तो इंसाफ कायम कीजिए, अदल कायम कीजिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अदल और इंसाफ की बात कहां पर हो रही है बताइए। मुझे समझ में नहीं आता है इलियास साहब, मुझे समझ में नहीं आता है, वो आजाद फिर रहे अभी भी। मुझे समझ में नहीं आता है, आप ये बात कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा भारत के बाहर रहने पे वो लोग सुरक्षित हैं। आप बार बार बुराई क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इलियास साहब आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि दिक्कत हो बताइए। संजय चौधरी से अभी मैं जवाब ले लूंगा, बताइए आपको किसने घेरा चौराहे पर। हाँ, तो इलियास साहब, गुजरात के अंदर मुसलमानों का जो परसेंटेज है टोटल आबादी में, वो 8% है। और आपको जान के खुशी होगी कि गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी 8% है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 18% आबादी होने के बाद आपके सहमत राजनीति करने वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को नौकरी दी? बिहार के अंदर तो 20% से ज्यादा है, वहां 2.1% जो टोटल प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां लगभग 2.25% से भी कम है। बंगाल में क्या है? बंगाल में तो 1.5% के आसपास। इलियास साहब जवाब दीजिए, विवेक पांडे आ रहा हूं मैं इसके बाद आपके पास। राजू दास जी भी आ गए, कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा था, ठीक है आ रहा हूं, राजू दास जी आ रहा हूं। हाँ, मैं ये कहूंगा, गुजरात में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगर 1% है, खुशी की बात है। भारत में हम लगभग 20% है। पूरे भारत को मोदी जी 8 साल से रूल कर रहे हैं। उस सीमत में उन्होंने क्या किया, जरा मैं जानना चाहूंगा। आर्मी के जवानों के लिए सिर्फ हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो नई स्कीम लाए 4 साल जॉब वाली, उसको कम से कम 10 साल की कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ठीक है, ठीक है, वो आर्मी की स्कीम सबके लिए इलियास साहब, केवल एक तबके के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। आप कहां जा रहे हैं? डिरेल कर रहे हैं। महंत राजू दास जी। देखिए, हमारी बात कट गई थी बीच में ही। मैंने ये कहा, हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और संविधान से तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक। विषय उठाऊंगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से जब हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में थे, लोगों ने जामा पहना दिया, क्या तो ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कहा जाने दो, पंडित मारे जाए, कौन सा दिक्कत है, पंडित से क्या फायदा है, मारे जाने दो। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। रातों रात 3 लाख से ऊपर लोगों कहां चले गए कुछ पता नहीं चली। तत्काल घटना मैं आपको बता दूं, ज्यादा दूर नहीं, झारखंड में शुक्रवार को छुट्टी होती है और
कई स्कूलों का नाम परिवर्तन कर दिया गया। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? आप भी वही बात कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, बनाना क्या है? हाँ। आखिर क्या आप बना देंगे? क्या बनाएंगे आप? क्या पहना, कोई तगमा है क्या पहना देना है? आचार विचार संस्कार किस प्रकार से? ठीक है, कनेक्शन जा रहा है। विवेक पांडे जी चर्चा में, शो में आ रहा हूं। विवेक पांडे जी, भाई ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी जब शुरू हुई डिबेट तो यहां पर शोएब सिद्दीकी कह रहे थे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, इस तरह की बातें होती रहेंगी। आ रहा हूं शोएब जी, आ रहा हूं। कह रहा हूं इस तरह की बातें इस देश में नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैंने तो सवाल सिर्फ 3 उठाए थे। तो समझाइए ना, बर्क साहब को भी समझाइए ना, आप ही के सांसद है ना। तीनों कोना घुमा दिया उन्होंने। हाँ भाई आप मेरे सवालों का जवाब दिलवा दीजिए ना। ये जो अगर आप जूम कर सकते हैं तो करिए ना। ये अधिकारी कौन है? अनिरुद्ध सिंह 20 लाख रुपए घूस मांग रहा है और अभी तक कोई बुलडोजर नहीं चला, ना कोई इस्तीफा हुआ है। ठीक है, और अगर यही बात अगर किसी विपरीत समुदाय के अधिकारी की होती तो अभी तक वो सस्पेंड हो चुका होता। मैं दूसरा सवाल उठा रहा हूं, नंद गोपाल नंदी की जो बात आई है सामने, उस पर इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? 5 करोड़ का जो आरोप लगा है, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो सुविधा शुल्क था या हिस्सेदारी थी? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। तीसरा, मैंने अपने 3 विधायकों का नाम लिया, तीनों विधायकों पे हमारी कार्रवाई की गई द्वेषपूर्ण, लेकिन जो मिर्जापुर में फोटो वायरल हुई वो तो खुद ही माफिया है। उस माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी साथ बैठे हैं, पूरे दिन घूम रहे थे। तो सवाल उठा रहा हूं ना, आप समुदाय देख करके अगर कार्रवाई नहीं कर रहे, बताइए। 18 नाम पढ़ देता हूं। उस नाम को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष सरकार है तो मुझे लगता है कि संदेह होता है। फिर जवाब दीजिए संजय, सोच पे भी संदेह होता है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब अगर मैंने एक सवाल पूछा, हाँ। अगर आप हिंदू को मुसलमान बनाने को धन परिवर्तन मानते हैं तो घर वापसी को आप क्या मानते हैं? हाँ। आप मुस्लिम समुदाय को, लोगों को जो कहते हैं हिंदू बन जाओ, घर वापस आ जाओ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उस पर कोई कानून क्यों नहीं है? बताइए ना मुझे। पहले जवाब ले लेते हैं संजय जी से और इस वीडियो पर भी हम बात करेंगे। हाँ। पांडे जी, आप तो संविधान को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। कोई भी अपने मत के हिसाब से अगर धर्मांतरण करता है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? कोई अगर घर को वापस आ रहा है तो उसे रोक सकता है क्या? इसी आधार पर आप लोग कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान बनने हैं उनको बनने दिया जाए। ये तर्क आप ही के लोग करते हैं और बर्क साहब ने ये बात भारत की संसद के अंदर कही है। वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खराब बात है कि आपके सांसद अलग बोलेंगे और जब चैनल पर बोलने वाला होगा तो प्रवक्ता साधु बन जाता है। वास्तव में जमीनी हालात अगर आप देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं इलाहाबाद के, अगर आप माफिया की बात कर रहे हैं तो उनके जो साथी पकड़े जाते हैं उसमें जो मारा गया उसमें एक हिंदू भी है, उसे छोड़ा नहीं गया था। अगर कानपुर का दुबे मारा जाता है तो वो उस जाति का नहीं है जिस जाति को लेकर आपके पेट में कीड़े बुलबुला रहे हैं। जो भी नियमों के विरोध में जाएगा उसके साथ कानून वही हरकत करेगा जो उत्तर प्रदेश में किसी भी नागरिक। 3 विधायकों पर कार्रवाई की आपने, वो भी एक समुदाय के हैं, तो इसलिए वो कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से। समाजवादी पार्टी के गिना रहे नाम विवेक पांडे जी। नहीं, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे माफिया हैं। मैं चाहूं तो इनको नाम गिना सकता हूं। उनके साथ क्या यही कार्रवाई हो रही है क्या? पांडे जी बताए ना, मैंने एक नाम लिया, उस नाम के साथ क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ। अगर वो नियम मान रहे हैं, व्यवस्था को मान रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति। विवेक पांडे जी जल्दी से काउंटर कर लीजिए। कहां लेकर जा रहे हैं डिबेट को? उसे दंड नहीं है। मैंने सिर्फ 3 सवाल पूछे, जवाब अभी भी नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा क्या नंदी का इस्तीफा होगा, आवाज नहीं निकल रही है, बोलती बंद है। 5 करोड़ सुविधा शुल्क दिया जा रहा था या कोई हिस्सेदारी थी, लेकिन बोलती बंद है। आप याद करिए, सुशासन वो था अखिलेश यादव जी का। अपनी राजकीय अस्मिता को बचाने के लिए आदरणीय राजा भैया ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था और जांच बैठ गई थी। आपकी औकात नहीं सीबीआई जांच कराने की नंदी की। पोषित कर रहे हैं आप लोग केवल अपराधियों को, पैसे वसूल रहे हैं अपराधियों से, वसूली कर रहे हैं, शुल्क लिया जा रहा है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में किसकी सरकार है? हाँ। जेल से जो फोटो आ रही है, गुजरात में किसकी सरकार है? शोएब सिद्दीकी, बताइए ना। ठीक है, और यूपी में किसकी सरकार है? दे लीजिएगा। 5 करोड़ किस नाम के लिए गए थे बताइए? बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी। बोल लीजिए, इलियास साहब आ रहा हूं, इसके बाद आता हूं। जी सर। देखिए अनुज सर, ऐसा है कि डिबेट किस मौजू की थी, किस मौजू पे चली गई, आप ये देखिए। कोई नहीं होता है, कभी कभी होता है। देखिए जो मसला यहाँ पर यह था कि तौकीर रजा साहब ने जो
जी जी, तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया था, उस बयानात के क्या मामले जा रहे थे? उस बात को यह था कि मुल्क को बांटने की बात ना की जाए, और मेरी खुद भी गुजारिश रहेगी मरकजी हुकूमत से भी और रियासत की हुकूमत से भी कि हमेशा निष्पक्ष जांच की जाए, और खास करके एक समुदाय को जैसे लगता है, देखिए ये मंजर आम पे चल रहा है, एक समुदाय को लगता है कि सरकार आती है तो हम टारगेट पे किए जाते हैं, जिस तरह के मामले रहते हैं उसमें दूसरी पार्टियां उसको भुलाने की कोशिश भी करती है। तो इस सरकार को मतलब निष्पक्ष आके मंजर आम पे बयान देना पड़ेगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने ये हकीकत है, ये बात आगे मंजर आम पे कही थी कि इस तरह के बयान से आप बचें। हाँ। तो जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं नशे में जो पानी मर रहा है, अब मुसलमान की जहां तक बात है तो वो इस मुल्क के लिए जान देता था, देता है और देता रहेगा। तो इसलिए इलियास साहब तो कह रहे हैं कि देखा जाए, भारत से बाहर लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, अभी बोला उन्होंने डिबेट में से बच्चे जी। हाँ, वो भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, हाँ। मैं आपके चैलेंज कह रहा हूं कि मुसलमान इस मुल्क में बहुत सेफ है। हाँ। और देखिए, सरकार की बात नहीं होती, मेरी गुजारिश आप सरकार भी मुस्लिम स्कॉलर है और शोएब भाई भी मुस्लिम स्कॉलर है, बोलिए। सिस्टम सही नहीं रहता है। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता का जी, ये सिस्टम क्या सही नहीं रहता सर? देखिए कि सिस्टम को सही करना है। इलियास साहब को हमारे सुनना महत्वपूर्ण है इस समय, इलियास साहब को सुन लेते हैं। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देते हुए शोएब की बात का जवाब दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल लाकर मोदी जी ने मुस्लिम बच्चियों को बचाया है। मैं कहना चाहूंगा, हिंदू बेटियों के बलात्कारी चिन्मय आनंद और गुरमीत राम से प्रेम क्यों है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हाँ। और देवदासियों की कब बिल लेकर ठीक है, ठीक है। शोएब सिद्दीकी की बातों का जवाब दीजिए। खवातीन, लेडीज, वुमेन के खिलाफ भारत क्राइम में नंबर 1 हो गया। रेप, गैंगरेप, डाउरी डेथ और सिटीसाइड में। ठीक है, तो बच्चियों को मुद्दे पर रहिए ना। ये बात पर मैंने कहा कि इससे ज्यादा सुरक्षित सऊदी अरब, कतर, बहरीन में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से। हाँ। तो आज अगर कानून लाइए अदल इंसाफ वाला रब का, सब बच्चियां बचेगी भारत में भी। वरना लिंचिंग, गैंगरेप में नंबर 1 हो गया, भूखमरी में, खर्चों में नंबर 1 हो गया, करप्शन में नंबर 1 हो गया, और बर्बादी आ सकती है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी और संजय चौधरी जी एक एक करके जवाब दीजिए। पहले संजय चौधरी जी मुस्लिम समुदाय के लिए। हाँ सर देखिए, संजय चौधरी जी। जी जी, देखिए, सऊदी अरब की अगर बात मानेंगे तो वहां के बिल सुल्तान ने अभी रमजान के लिए डायरेक्शन जारी किए हैं। मैं हुजूर से गुजारिश करूंगा कि जरा उसके बारे में भी अपनी राय जाया कर दें। 1973 में वो परिवार नियोजन को लेकर सऊदी अरब एक बिल आया था, और उसने कहा था उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जितने बच्चों की परवरिश आप ठीक से कर लेते थे। उसके बारे में हुजूर की क्या राय है? तो जो लोग अपने पक्ष के और हिंदुस्तान की बात करते हैं, आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी व्यवस्था है। आपको हिंदुस्तान की जो प्रगति हो रही है वो नहीं स्वीकार है, नहीं स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप चैनल पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में और लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेहतर स्थिति में है, दुनिया मान नहीं है, लेकिन आप नहीं मानना। तो आपके आंखों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान की तस्वीर है, हाँ। वो तस्वीर वैसे जमीन पर नहीं महंत है। राजू दास जी भी आगे, जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन उनसे ले लेते हैं। ठीक है, इलियास साहब आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, इलियास साहब कह रहे हैं कि क्राइम के रेट में महिलाओं को अगर देखा जाए, महिलाओं के नजरिए से देखा जाए तो भारत से ज्यादा बाहर सुरक्षित है। कैसे देखेंगे इसे? नहीं, देखिए वो अपनी नजरिए से देख रहे हैं, उनकी चश्मा अलग है। आप देखिए, जिस प्रकार से देश में कानून का राज है, आज कानून का राज है, तभी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई राजू दास को भी बोल सकता है। आप देखिए, वो आज ऐसी बात कर रहे हैं, आज रामचरितमानस जलाने की भी बात हो जाती है, राजू दास की हमले भी हो जाते हैं। ये देश जिस प्रकार से आज संविधान का राज है तभी संभव है, नहीं तो अगर इनकी विचार होती तो ये संभव था क्या? नहीं संभव था। इनके जहां जहां विचार चलते हैं वह आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पूरा विश्व गवाह है, एक देश नहीं है, कितने मुल्क हैं आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान से कटके जो मुल्क बने हैं उसकी भी स्थिति आप देख लीजिए। हाँ। तो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा कोई देश है तो हिंदुस्तान है, इलियास साहब, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शांति, हमारे लिए तो भारत से अच्छा कुछ नहीं पूर्वक रह सकते हैं। आपकी राय थोड़ी अलग हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत में शांति उन्नति की स्थापना हो सकती है, बर्बादी रुक सकती है। हाँ। नीति और नीयत अच्छी होनी चाहिए रूलिंग क्लास की। हाँ। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 झूठ बोले हैं। भारत 5वीं टॉप की इकोनॉमी नहीं है, 7वें नंबर पर चले गया 3रे नंबर से।
दूसरी बात, यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो रही बोले, ये भी गलत है। कर्जा बाहर का 3 उसमें गुना क्या हो गया आपका है। कोई योगदान है इकोनॉमी में? क्या आप तो टैक्स भी नहीं देते हो? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश से पीछे हो गया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा 10 क्या बात कर रहे हैं आप? 10 के 10 इलियास साहब ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता को काटिए आप, उनका काउंटर कीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह के तर्क तो ना दीजिए। झूठ बोल रहे यहाँ बैठकर नेशनल टीवी पर झूठ बोल रहे। 7वें नंबर की इकोनॉमी हो गया भारत, 3रे नंबर से। अच्छा। और उन्होंने विवेक पांडे जी आखिरी में, विवेक पांडे जी भाई, चुनाव आ रहे हैं तो क्या इसी तरह से दो समुदायों की बात होती रहेगी क्या? मैं तो अपनी बातों को आखिरी में बस इतना कहूंगा कि 2014 से 19 तक पूरे देश में 326 राजद्रोह के जो अपराध दर्ज किए गए, जिसमें 529 लोगों को नामजद किया गया और 10 पे केवल आरोप साबित होता है। जरा उन लोगों के बारे में जानकारी ले ले भाजपा, वो कौन लोग थे, उसमें किसके प्रतिशत आने वाले आप ही लोग, और किन लोगों को उस राजद्रोह के कानून में अभियुक्त बनाया गया था। हिंदू मुस्लिम करके मरवा डाले थे राम भक्तों को। मैंने एक सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश में माफिया को संरक्षित करने की कवायद चल रही है और सुविधा शुल्क के नाम पे 5-5 करोड़ वसूले जा रहे हैं और उस पे इनके मंत्री बैठ करके शांत जेल से लोग फिरौती मांगते थे। ये भी विवेक जी बता दीजिए। संजय चौधरी जी जल्दी से, आखिर में समय बिल्कुल नहीं रहा है, जल्दी काउंटर कीजिए। पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश का माफिया नंबर 1 जेल से निकलकर वो आया था एक मुकदमे की पैरवी के लिए, उसकी पेशी थी, वो डीजीपी के दफ्तर में पहुंच गया था। तो क्या हैसियत थी समाजवादी पार्टी के समय माफियाओं की, और जो आज कांड करने वाले माफिया हैं वो इन्हीं के पोषित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर माफियाओं को कंट्रोल किया गया है और एसपी वसूली कर रहा है योगी जी का, अभी तक सस्पेंशन नहीं हुआ, ना कोई जांच। ठीक है, आखिर में शोएब सिद्दीकी जी जल्दी से, बिल्कुल मुझे वाइंड अप करना है, एक अच्छे संदेश के साथ वाइंड अप करेंगे। बोलिए शोएब सिद्दीकी जी। जी सर देखिए, जी देखिए सर, ऐसा है कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस नहीं कि इंसान दिखाई दे, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रखी जाए। और फिर मैं आपके चैनल से एक अच्छा पैगाम देना चाह रहा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ है तो हिंदुस्तान में है। अगर वो अपने घर में सेफ नहीं लेकिन मुल्क में सेफ है, इसलिए इस तरह की बहकाने बातें ना करें। और गवर्नमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि एक समुदाय को जिस तरह लगता है कि वो टारगेट पे है तो उनको मंत्रियाम पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उनके दिल में जंगा बनानी चाहिए कि आपके साथ नहीं, जो भी मुल्क के साथ खिलवाड़ करेगा उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। डिबेट में कई सारी बातें निकल कर आई हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इस तरह की बयानबाजी और तेज होती दिखाई देगी। आगे आने वाले समय में इस तरह की बयानबाजी जरूर होगी, लेकिन क्या ये सही है? इससे क्या समाज में सही मैसेज जाता है? क्या किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है? क्या दिक्कतें पैदा नहीं होती हैं? ये बड़ा सवाल है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।